हेलो स्टूडेंट्स, आप सब कैसे हो। आज मैं नया चैप्टर आपके साथ डिस्कस करूंगी जिसका नाम है अमलगामेशन ऑफ कंपनीज। आप +1 से अमलगामेशन के टर्म्स सुन रहे होंगे और समझ भी ली होगी, ठीक है। फिर भी मैं आपके साथ आज डिस्कस करूंगी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जैसे कल आप इनकम टैक्स पढ़ते हैं, है ना, चलो जीएसटी पढ़ते हैं, तो वहाँ पे यहाँ पर आता है कि अमलगामेशन के केस में कैसे टैक्स लगना है, ठीक है। तो ये टर्म ही बहुत इंपॉर्टेंट है, अमलगामेशन ऑफ कंपनीज। तो जैसे कि आप सभी को पता है कि बहुत सारे ऐसे बिजनेसमैन होते हैं कि वो एक जैसा बिजनेस कर रहे होते हैं या अलग अलग भी कर रहे होते हैं, ठीक है। जब एक जैसा बिजनेस कर रहे होते हैं तो क्या होता है, जब दो पर्सन एक जैसा बिजनेस कर रहे होते हैं, एक ही जगह पर कर रहे होते हैं, तो क्या होता है, उनके आपस में कंपटीशन होता है। जो उनका आपस में कंपटीशन होता है तो क्या करते हैं, या तो वो क्या करते हैं, प्राइस कम करते हैं, अपनी क्वालिटी अच्छी करते हैं, आपस में कंपटीशन करते रहते हैं ताकि हम मार्केट को क्या कर लें, कैप्चर कर लें, ठीक है। और इससे क्या होता है, जब जितना कंपटीशन आपस में करेंगे उससे आपस में ही नुकसान होगा ना। मुझे पता है कि वो 10 रुपये की चीज़ बेच रहा है तो मैं 9 रुपये में बेच दूँगी, ठीक है। तो इससे नुकसान तो मुझे ही हो रहा है ना, एक टाइप से नुकसान हो रहा है। और उसको भी जब वो देखेगा कि मैं 9 रुपये की बेच रही हूँ तो वो भी 9 रुपये में कर देगा, है ना। तो ऐसे क्या होता है, नुकसान होता है। जब कंपटीशन होगा तो वो चीज़ भी अच्छी बनाएगा। कंपटीशन में तो वो कस्टमर को तो बहुत ही फ़ायदा होता है, मेन नो डाउट। जब भी कंपटीशन होता है मार्केट में तो इसका सबसे ज़्यादा बेनिफिट कस्टमर को होता है, लेकिन एज ए बिजनेसमैन उसको तो नुकसान हो रहा है ना। वो उसको देख के क्वालिटी अच्छी कर रहा है, कम रेट पर दे रहा है, तो उसको तो नुकसान हो रहा है। तो इस केस में क्या करते हैं, जो दोनों बिजनेसमैन कहते हैं कि चलो मैंने आपको देखा आपस में, फिर उनकी आपस में भी कन्फ्लिक्ट रहते हैं तो काफ़ी जगह उनको नुकसान हो जाता है। तो वो क्या सोचते हैं, चलो हमने आपस में लड़ना क्यों है, हम इकट्ठे हो जाते हैं। जब वो इकट्ठे होते हैं, हम दोनों बिजनेस इकट्ठा कर लेते हैं, ठीक है। तो फिर आपस में कंपटीशन नहीं होगा। अब 10 की जगह वो 15 रुपये भी ले लें मार्केट में, क्योंकि वहाँ पर कंपटीशन नहीं होगा, कस्टमर को नुकसान होगा पर उनको फ़ायदा हो जाएगा। और ना ही आपस में लड़ेंगे क्योंकि दोनों का एक सेम ही बिजनेस है, दोनों ही प्रॉफिट शेयर करेंगे। तो इससे अमलगामेशन से क्या होता है, दोनों को बेनिफिट हो जाता है। ऐसे ही कंपनीज के केस में होता है अमलगामेशन। मतलब मैंने टर्म आपको समझाने के लिए ऐसे दो पर्सन लिए, ठीक है। अमलगामेशन ऑफ कंपनीज किसे कहते हैं, जैसे कि दो दो कंपनियाँ थी तो दोनों ही सेम बिजनेस कर रही थी। जब दोनों ही सेम बिजनेस कर रही थी, दोनों के बीच में कंपटीशन था, जैसे कि मैंने आपको इसे समझाया अभी कि दोनों क्या करते थे, रेट कम करते थे, एक दूसरे के स्ट्रेटजी बनाते थे, ऐसा करते थे। तो अब जब वो आपस में मिल जाएंगे, ठीक है, तो वो क्या होगा, तो स्ट्रेटजी जो एक दूसरे की लड़ाई लड़ने में जो भी खर्चे होते थे वो सारे कम हो जाएंगे। जब एक देखो ना, दो बंदे मिल गए तो 11 के बराबर होते हैं, तो वो मार्केट को भी कैप्चर कर लेंगे, उनका बिजनेस और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए वो क्या हो जाती है, कंपनियाँ अमलगामेट हो जाती हैं। मतलब कि दोनों कंपनियाँ क्या समझो, ए कंपनी है, बी कंपनी है, और एक कंपनी भी अपने आप को लिक्विडेशन में चली जाती है, बी भी लिक्विडेशन का मतलब कि खत्म हो जाती है, और दोनों मिलकर एक नई कंपनी बना लेते हैं, सी कंपनी बना लेते हैं। तो मतलब कि दोनों कंपनियां क्या होगी, अमलगामेट हो गई हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि बड़ी कंपनी होती है ना, तो छोटी कंपनी को ले लेती है ना। मतलब कि वैसे से एक कंपनी बहुत बड़ी है और जो बी कंपनी है वो छोटी कंपनी है, जिसके कारण उसको कंपटीशन नई कंपनी के साथ करना पड़ता है। जो यदि बड़ी कंपनी के साथ, हम देखो मार्केट में ही बड़ी सब्जी वाला है ना, एक छोटी रेडी वाला आ जाए तो वो क्या करेगा, 2 दिन के लिए अपने बड़ी दुकानदार क्या करेगा, रेट कम कर देगा, तो रेडी वाला 2 दिन में ही भाग जाएगा, है ना। ऐसे ही कंपनियां भी, बड़ी कंपनी है छोटी कंपनी के साथ ऐसा ही करती हैं। तो वो क्या करते हैं कि छोटी कंपनी क्या करती है कि हाँ मुझे ले लो, मुझे ऑब्जर्व कर लो। तो उसमें जब क्या होता है, जो बड़ी कंपनी अपनी एग्जिस्टेंस छोड़ती नहीं है, लिक्विडेशन में नहीं जाती, बल्कि दूसरी कंपनी, छोटी कंपनी को ले लेती है, अब्जॉर्ब कर लेती है। उसको हम शब्द क्या कर लेते हैं, एब्जॉर्प्शन कर लेते हैं। बात तो एक ही होगी, लेकिन जैसे पहला मैंने केस लिया, दोनों कंपनियां लिक्विडेशन में चलेगी, इस केस में छोटी कंपनी लिक्विडेशन में चलेगी, और किस में मिल गई, एक कंपनी में मिल गई, ठीक है। तो हमारा ये टॉपिक है, इनमें सभी चाहे वो उसमें मिल गई है या दोनों लिक्विडेशन में जाकर नई कंपनी बना ली है, तो सभी के केस में जो अकाउंटिंग एंट्री होती है ना वो सेम ही होती है, ठीक है। तो मैं आपके साथ आज डिस्कस करूंगी अमलगामेशन ऑफ कंपनी किसे कहते हैं, जिससे कंपटीशन कम हो जाता है, ठीक है, और दोनों को बेनिफिट भी होता है, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू सेक्शन, इसके बारे में थोड़ा सा कि कहाँ बताया गया है, सेक्शन 494 कंपनी एक्ट 1956। मैं कंपनी एक्ट 2013 नहीं बोलूँ, कंपनी एक्ट 1956 में सेक्शन 494 में इसके बारे में कहा गया है अमलगामेशन के, कि परमिशन दी गई है। मतलब कि कंपनी एक्ट 1956 के सेक्शन 494 याद करना आपको ईजी है कि परमिट्स मतलब परमिशन दी गई है अमलगामेशन की, जिसमें ए बी दोनों
लिक्विडेशन जाके सी कंपनी बना लेती है। एब्जॉर्प्शन मतलब बड़ी कंपनी छोटी कंपनी को ले लेती है। और रिकंस्ट्रक्शन मतलब अब अपनी जैसे ए कंपनी है अपने फिर से री का मतलब फिर से कंस्ट्रक्शन कर लेती है ना। जैसे आपने घर आपका पुराना है तो आप उसको फिर से नया बना लेते हो, तो उसको क्या कहते हैं, रिकंस्ट्रक्शन कर दिया। इस टाइप से मैं आपको डिटेल में डिस्कस करूंगी, ठीक है। मतलब कि इसकी परमिशन दी गई है सेक्शन 494 में, इसकी परमिशन दी गई है, ठीक है, विद द स्पेशल रेजोल्यूशन ऑफ द कंपनी। मतलब इसके लिए यदि कोई भी कंपनी अपने आप को अमलगामेट करना चाहती है, एब्जॉर्प्शन करना चाहती है, तो इसके लिए कौन सा रेजोल्यूशन पास किया जाता है, स्पेशल रेजोल्यूशन पास किया जाता है। तो आपको पता चल गया कि कौन सा रेजोल्यूशन पास किया जाता है, स्पेशल रेजोल्यूशन, जिसमें ये शेयर होल्डर की वोटिंग पावर कितनी चाहिए, 75% से ज़्यादा यदि शेयर होल्डर राजी होंगे तभी ये अमलगामेशन, ऑब्जर्वेशन और रिकंस्ट्रक्शन होगा। द लिक्विडेटर इज अथोराइज्ड टू एक्सेप्ट द शेयर इन द कंपनी टू विच द बिजनेस इज बीइंग ट्रांसफर। मतलब लिक्विडेटर कंपनी कौन सी होगी, जिस कंपनी से मैंने बोला ना आपके सामने एग्जांपल लिए, ए और बी क्या होगी, लिक्विडेटर मतलब जो खत्म हो रही है उसकी लिक्विडेटर कंपनी, जैसे ए है, बी कंपनी और सी कंपनी। अब देखो ए और बी क्या हो जाएगी, लिक्विडेटर हो जाएगी, तो सी कंपनी में कन्वर्ट हो गए ना। तो जो ए कंपनी के जो शेयर होल्डर हैं उनको क्या करना पड़ेगा, ए कंपनी या बी कंपनी के शेयर होल्डर हैं उनको अपनी कंपनी के शेयर, तो उनके अब कंपनी खत्म होगी तो उस कंपनी के शेयर भी खत्म हो गए एक टाइप से, तो उसको कौन सा एक्सेप्ट करना पड़ेगा, एक्सेप्ट द शेयर इन द कंपनी टू विच द बिजनेस इज बिंग ट्रांसफर्ड। मतलब जो अब सारा बिजनेस किस में चला गया है, सी कंपनी में चला गया है। तो शेयर होल्डर को, जो ए कंपनी के शेयर होल्डर हैं वो सी कंपनी के शेयर ले लेंगे। ए कंपनी के शेयर के बदले क्या ले लेंगे, सी कंपनी के शेयर ले लेंगे, उनके पास अथॉरिटी है, ठीक है। एंड टू डिस्ट्रीब्यूट दो शेयर अमंग द शेयर होल्डर ऑफ द कंपनी अंडर लिक्विडेशन। मतलब सीधी बात है, ए और बी कंपनी के जो कंपनी है लिक्विडेशन में चली गई, तो दोनों के जो शेयर होल्डर हैं अब ए बी कंपनी की जगह सी कंपनी के शेयर ले लेंगे, ठीक है। इन दिस केस शेयर होल्डर आर टू बी पेड देयर ड्यू बिफोर द कंपनी इज डिसॉल्व। मतलब कि जो कंपनियां, अब दोनों कंपनी के कौन से शेयर होल्डर हैं, ए और बी कंपनी के शेयर होल्डर हैं, अब जब उनको सेटलमेंट कंपनी के खत्म होने से पहले उनकी सेटलमेंट होनी चाहिए। उनके डिसॉल्व मतलब ए और बी कंपनी बिल्कुल ही खत्म होने से पहले उनको सी कंपनी के शेयर मिल जाने, उनकी एडजस्टमेंट हो जानी चाहिए, ठीक है। तो आप सभी को पता चल गया सेक्शन 494 कंपनी एक्ट 1956 में क्या गया है, परमिशन है अमलगामेशन, अब्जॉर्प्शन, रिकंस्ट्रक्शन की परमिशन है। और जो पुरानी कंपनी के शेयर होल्डर है उनको नई कंपनी के शेयर मिल जाएंगे उस कंपनी को डिसॉल्व होने से पहले, और उनके पास अथॉरिटी है पुरानी कंपनी के शेयर होल्डर को, ठीक है। फिर भी जो आपको देखो, आपको पता है कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड चलते हैं इंडिया में, है ना। मतलब कि उसी स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, अपनी अकाउंटिंग एंट्रीज करते हैं। तो आपके माइंड में ये होता है कि जैसे कि स्टॉक से रिलेटेड भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, डेप्रिसिएशन से रिलेटेड भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, ठीक है। ऐसे ही अमलगामेशन से रिलेटेड भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14 यदि पेपर में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आ जाए तो ये कौन सा है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14, ठीक है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14 अकाउंटिंग फॉर अमलगामेशन किसके बारे में बताता है, स्टैंडर्ड कहाँ बनाया गया है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14 अकाउंटिंग फॉर अमलगामेशन, इशूड बाय, आपको पता है कि स्टैंडर्ड कौन बनाती है, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट। जैसे आपको बोलते हैं ना सीए की डिग्री लेनी है, यहाँ से मिलती है ना, द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया वॉज एप्लीकेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ अकाउंटिंग पीरियड। अकाउंटिंग पीरियड कब से स्टार्ट होता है, वैसे भी हमारा अकाउंटिंग पीरियड तब से स्टार्ट होता है 1 अप्रैल से, ठीक है। पर लेकिन इन्होंने जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14 बनाया था वो कब बनाया था, मतलब कि ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 1995। कब से ये इन्होंने स्टार्ट कर दिया था, 1 अप्रैल 1995, एंड वॉज मैंडेटरी इन नेचर। मतलब कि जिन भी कंपनियों का अमलगामेशन हुआ है उनको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14 अपनाना है, और वो कब से, ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल से अपनाना है, ठीक है। द प्रोसीजर ऑफ अकाउंटिंग फॉर अमलगामेशन एंड द ट्रीटमेंट ऑफ एनी रिजल्टेंट गुडविल और रिजर्व। मतलब कि उसको मतलब कि इससे रिलेटेड कैसे एंट्रीज होनी है, कैसे एडजस्टमेंट होनी है, वो सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14 में बताया गया है। और ये कब से लागू हो गया, ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 1995 से। ये दोनों ही डेट आपने याद रखनी है, ये डेट भी और स्टैंडर्ड 14 भी, ठीक है। तो नेक्स्ट है रिसेंटली, अभी रिसेंटली का मतलब ज़्यादा नहीं, 2016 बोला है यहाँ पर। रिसेंटली जैसे आज 2021 चल पड़ा ना, 4 साल पहले की बात है। रिसेंटली अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14 हैज़ बिन रिप्लेस्ड बाय, मतलब कि इसकी जगह कौन सा आ गया, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14 की जगह रिप्लेस्ड बाय इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 103, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 103। उसका नाम क्या दे दिया,
अब पहले क्या था, अकाउंटिंग फॉर अमलगामेशन शब्द था ना, अब क्या आ गया, बिजनेस कम्बिनेशन। एक टाइप से बिजनेस कम्बिनेशन ही हुआ, ए कंपनी और बी कंपनी दोनों मिलके सी कंपनी बना दी, तो बिजनेस कंपनी कम्बिनेशन ही हो गया। अब क्या बोलेंगे, बिजनेस कंपनी कम्बिनेशन और इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 103 इशूड बाय इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। ऊपर भी इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया ने दिया था। दिस स्टैंडर्ड इज एप्लीकेबल इन रिस्पेक्ट टू अकाउंटिंग पीरियड कमेंसिंग ऑन आफ्टर 1 अप्रैल। ये कब से लागू हुआ, ऑन और आफ्टर, ये हुआ था 1 अप्रैल 1995, ये हुआ 1 अप्रैल 2016, ठीक है, 21 साल के बाद। एंड इज मैंडेटरी इन नेचर। जो भी अमेलगामेट करेगी, कम्बिनेशन करेगी बिजनेस का, उनको ये वाले अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 103 अपनाने पड़ेंगे। और ये कब से स्टार्ट हो गया, 1 अप्रैल 2016 से उनको ये अपनाने पड़ेंगे। देखो ये सारी इस एक स्लाइड से आपके बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन रहे हैं, ठीक है। मतलब कि पहले पिछली स्लाइड में हमने बोला था फोर, जो कि कौन से सेक्शन में हमारा बताया गया है कि जो ये कंपल्शन है, ठीक है। अब हमने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पहले क्या थे, अब कौन से हुए, ठीक है, इसमें कौन सा 103 है, कौन इशू करता है, पहले क्या शब्द था, अब क्या है, ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको छोटा मत लेना। जब आप कोई सीए या फिर आगे जाके आईएएस वगैरह की तैयारी करते हैं ना, तो ये ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं पेपर में, ठीक है। ठीक है, इसको अच्छे से कर लेना। थैंक यू वेरी मच।